पति की मृत्यु के बाद कावेरी जी अपने बड़े बेटे संजय के घर रहने के लिए आ गई। बेटा माँ को देखते ही गले से लगाते हुए बोला, माँ अब आप यहाँ पर खुश रहेंगी। कावेरी जी को थोड़ा सुकून मिला। संजय की पत्नी सुनीता भी मुस्कुराते हुए उन्हें चाय देने आई। पोते पोती भी स्कूल की बातें बताने लगे। आज कावेरी जी के मन में एक ही बात घूम रही थी कि अब मेरे बच्चे मेरी देखभाल करेंगे जैसे मैंने उनकी की थी। पर दूसरे हफ्ते से ही सब कुछ बदलने लगा। उनकी बहू सुनीता ने मुस्कुराना बंद कर दिया। जब कावेरी जी रसोई में जाती और बहू से कहती, बहू मैं मदद कर दूं, तो सुनीता कहती, नहीं आप आराम कीजिए। मगर उसके लहजे में प्यार नहीं था, जैसे वो एक बोझ बन चुकी थी। पोते पोतियाँ अब भी बातें करते, लेकिन बार बार माता पिता की ओर देखते, मानो बोलने से डर रहे हों। संजय दफ्तर से लौटकर सीधे कमरे में चला जाता, जैसे माँ से बात करने का मन ही ना हो। तीसरे हफ्ते के अंत में कावेरी जी ने बेटे और बहू को उनके कमरे में धीरे धीरे बातें करते हुए सुना। बहू बेटे से कह रही थी, संजय तुम्हारी माँ कब अपने घर लौटेगी? अब उनका कोई घर नहीं है सुनीता। पापा की मौत हो चुकी है, पर वो हमेशा यहाँ भी नहीं रह सकती है संजय। हमें भी अपने खर्चे अपने सपने पूरे करने हैं। कावेरी जी अपने छोटे से कमरे में बैठी चुपचाप आंसू को पी रही थी। सोचने लगी कि अब मैं इनके लिए बस एक समस्या बन चुकी हूँ। अगली सुबह संजय माँ के पास आया और आंखें चुराकर धीरे से बोला, माँ क्यों ना आप विकास से मिलने चली जाएं। कावेरी जी का दिल डूब गया। मिलने जाना जैसे वो एक मेहमान बन चुकी हो। उन्होंने कहा, संजय मुझे लगा था कि मैं यहीं रहूँगी। माँ विकास भी तो आपका बेटा है, उसका भी हक है आपकी देखभाल करने का। आप तैयार हो जाइए, मैं ऑटो बुला देता हूँ। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया और अगले 1 घंटे बाद ही कावेरी जी पुराना सूटकेस लिए दरवाजे पर खड़ी थी। संजय ने रिक्शा बुला लिया। सुनीता खिड़की से हाथ हिलाकर विदा कहने भर आई। पोते पोती उलझन में थे कि दादी क्यों जा रही है। कुछ देर बाद ही रिक्शा चला तो कावेरी जी ने टूटे दिल के साथ पीछे मुड़कर देखा तो संजय दरवाज़ा बंद कर रहा था। बिना विदा कहे विकास के घर जाते हुए उनके मन में सवाल ही सवाल थे। क्या मैंने ज़्यादा जगह घेर ली थी? क्या मैं सचमुच एक बोझ बन गई हूँ? रिक्शा उछलता जाता और हर झटके के साथ कावेरी जी को ऐसा लग रहा था जैसे जीवन उन्हें एक ओर से दूसरी ओर फेंक रहा है। पति हमेशा कहते थे कि बच्चे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। हमने उनकी पढ़ाई में तो सब कुछ लगाया है। अब उस शोरगुल भरी सवारी में अकेली बैठी कावेरी जी को लग रहा था कि वो शायद गलत थे। विकास के घर पहुंचकर कावेरी जी ने बचे खुचे पैसों से किराया चुकाया और गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खटखटाया तो विकास ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और बोला, आओ माँ, संजय ने बताया था कि आप मिलने आ रही हैं। फिर वही शब्द मिलने। कावेरी जी मन ही मन बुदबुदाई, फिर मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ बेटा, कुछ दिन रहना चाहती हूँ। पहले दिन ही साफ हो गया कि वो माँ बनकर नहीं, एक जिम्मेदारी बनकर सह ली गई है। उसकी पत्नी विनीता ने खाने को कहा, लेकिन बार बार छोटे घर और बढ़ते खर्चों की बातें करती रही। विकास उसकी हर बात पर सिर हिला रहा था, पर माँ से नज़र नहीं मिला पा रहा था। उस रात कावेरी जी को एहसास हुआ कि ये मुलाकात शायद बहुत छोटी होने वाली है। दूसरे दिन विकास को संजय का फ़ोन आया। उस वक्त कावेरी जी विनीता के साथ रसोई में थी। उन्होंने सुना विकास कह रहा था, भाई माँ को मुझसे बिना पूछे ऐसे भेज देना ठीक नहीं है। फिर रुककर बोला, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनकी देखभाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं हमेशा नहीं रख सकता। विनीता ने तिरछी नज़रों से
कावेरी जी की ओर देखा, जैसे कह रही हो सुन लिया ना। पर कावेरी जी अनजान बनने लगी, पर हर शब्द सुई की तरह सीने में चुभता रहा, जैसे कि वो यहाँ भी बस एक समस्या की तरह पहुंची थी। तीसरे दिन सुबह विकास ने कहा, माँ, आपको रिया की याद नहीं आती? बहुत समय हो गया, आपने बहन को नहीं देखा। कावेरी जी समझ गई कि बेटा क्या कहना चाहता है। वो बोली, बेटा, मैं यहाँ आप सबके साथ ठीक हूँ, कहीं और नहीं जाना चाहती। तो विकास ने भी संजय की तरह लंबी सांस ली और बोला, माँ, वो तो हमेशा कहती है कि आप उससे मिलने नहीं जाती, इसलिए कुछ दिन उसके पास हो आइए। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद विनीता कावेरी जी के पास आकर बैठ गई और बोली, माँ जी, सच कहूँ तो विकास चिंतित है। हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, आप समझती हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं चाहते। पर इतना कहकर उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। लेकिन कावेरी जी समझ गई कि मैं एक खर्च बन चुकी हूँ जिसे वो उठाना नहीं चाहते थे। कावेरी जी उस दम घोटू बैठक में बैठी सोचती रही कि मेरा दूसरा बेटा भी मुझे विदा करने की सोच रहा है। उसी रात जब विकास लौटा तो उसके चेहरे पर निश्चय झलक रहा था। वो आते ही बोला, माँ, आज मैंने रिया से बात की, वो बहुत खुश है। क्या आप उससे मिलने आ रही हैं? कावेरी जी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं बाद में वापस यही आ जाऊंगी ना बेटा। तो विकास ने नज़रें फेर ली और बोला, आगे क्या होता है देखते हैं माँ, अभी तो बस आप रिया से मिल लीजिए। कावेरी जी उसी क्षण समझ गई कि अब लौटना नहीं होगा। मैं बस एक सामान की तरह एक बेटे से दूसरे बेटे के पास भेजी जा रही हूँ, जिसे कोई भी अपने घर में रखना नहीं चाहता। रिया का घर शहर के दूसरे छोर पर था और पूरे बस सफ़र के दौरान में वो इसी उम्मीद से चिपकी रही कि बेटी तो बेटों से अलग होती हैं। आखिर हम औरतें एक दूसरे का दर्द समझती हैं, जानती हैं कि अनदेखा करना कैसा लगता है। जब वहाँ जाकर कावेरी जी ने उसके घर को देखा तो बेटों के घरों से बड़ा और सुंदर उन्हें लगा कि अब तो सच में मुझे ठिकाना मिल जाएगा। रिया ने आंखों में आंसू लिए माँ को गले लगाया और बोली, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती थी, अब आप यहाँ आराम से रहिए। उस पल कावेरी जी को लगा जैसे वो अपने घर आ गई हो। उस रात उन्होंने साथ भोजन किया, पुराने दिनों की बातें की। पहली बार उन्हें लगा कि कोई सचमुच उनकी परवाह करता है। लेकिन दूसरी सुबह कावेरी जी असहज हो उठी। नाश्ते के दौरान रिया बदली हुई लगी। चुपचाप माँ की ओर देखने से पहले उसकी नज़रें अपने पति रमन की ओर गईं। जब उसने रसोई में मदद करने की पेशकश की तो उसने कहा, नहीं माँ, अब तो मेहमान हैं। मेहमान, फिर वही शब्द जैसे उनकी मौजूदगी अस्थायी हो, जिसे जल्द से जल्द समेट देना हो। तीसरे दिन उनके घर रमन के माता पिता आने वाले थे तो रिया ने माँ से कहा कि माँ, आप अपने कमरे में जाकर खाना खा लो। वो बहुत परंपरागत लोग हैं और बेहतर होगा कि उसने बात पूरी नहीं की। पर कावेरी जी समझ गई कि मैंने जिन 5 बच्चों को पाला, जिसे पूरी जिंदगी उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत की, आज वो अपनी ही बेटी के लिए शर्म का कारण बन चुकी थी। वह अकेली उस कमरे में बैठी खाती रही और बाहर से आती हंसी की आवाज़ उन्हें याद दिलाती रही कि मेरी अपनी बेटी मुझे एक सामाजिक समस्या मानती है। दूसरे हफ्ते तक कावेरी जी को साफ दिखने लगा कि रिया उनसे ये बात करना चाहती है कि वो कितने दिन रहेगी। रमन ने भी इशारों इशारों में कहना शुरू कर दिया कि बुजुर्गों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ऐसे बच्चों के घर में टिक जाना ठीक नहीं होता। कावेरी जी अनजान बनती रही, लेकिन हर शब्द उनके दिल में चुभता गया। और ये सब कुछ एक सुबह टूट गया जब उन्होंने रिया को फ़ोन पर रोते हुए सुना। वो कमरे में धीरे धीरे रोते हुए संजय से बात कर रही थी। संजय, मैं और नहीं सह सकती,
रमन दबाव डाल रहा है, कहता है कि माँ यही जम गई है। उसके माता पिता भी कहते रहते हैं कि बूढ़ी औरतों को पता होना चाहिए कब घर छोड़ना है। फिर ठहर कर उसने कहा, मुझे पता है ये गलत है भाई, पर करूं भी क्या। उस दोपहर रिया लाल आंखों के साथ माँ के पास आई और उनका हाथ थामकर बोली, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। कावेरी जी पहले ही जानती थी क्या आने वाला है। माँ आप जानती हैं ना कि माँ आपसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर माँ रमन को लगता है कि घर बहुत भर गया है, मैं अपने पति से झगड़ा नहीं कर सकती। यह सुनकर कावेरी जी की आंखें भर आई। सोचा, मेरी अपनी बेटी जिसे मैंने कोख में पाला, वो भी अब मुझे अपने पति की खातिर घर से भेज रही है। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तभी रिया ज़ोर से रो पड़ी, माँ मुझे माफ़ कर देना, मेरी भी मजबूरी है। अगली सुबह रमन ने कोई दिखावा नहीं किया। जब रिया बाथरूम में थी, वो कावेरी जी के पास आया और बोला, सासू माँ पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, हर दंपति को अपना स्पेस चाहिए होता है। आपने अपने बच्चों को पाल दिया, अब उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। कावेरी जी ने मन में सोचा, जैसे मैं कोई अड़चन हूँ, कोई शौक से यहाँ रहने आई हूँ, ज़रूरत से नहीं। उन्होंने कहा, रमन मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है बेटा। तो वो अधीर होकर बोला, आपके 5 बच्चे हैं सासू माँ, सब मिलकर मदद कर सकते हैं। नाश्ते के दौरान रिया माँ की ओर देख भी नहीं पाई। रमन के दफ्तर जाते ही वो बोली, माँ मैंने मुकेश से बात कर ली है, वो बहुत खुश है। क्या पा रही हैं? खुश है जैसे मैं कोई जन्मदिन का तोहफा हूँ ना। एक बेघर माँ जो बस ठिकाना ढूंढ रही है। कावेरी जी ने कहा तो रिया की आंखें नम हो गईं। तभी कावेरी जी फिर से बोली, तुम लोगों ने कब तय कर लिया बेटी कि मैं एक एक घर घूमती रहूं, जैसे मैं कोई चीज़ हूँ जो मुझे कोई अपने पास नहीं रखना चाहता। तो रिया फिर से रोने लगी। ऐसा नहीं है माँ, बस हर किसी की अपनी परेशानियाँ हैं। अगले 2 घंटे बाद कावेरी जी फिर एक वैन में थी। वैन चलने लगी तो रिया खिड़की से हाथ हिलाती रही, ठीक वैसे ही जैसे बड़ी बहू सुनीता ने किया था। और उन्हें समझ आ गया कि एक पैटर्न है। वो सब दूर से विदा कहते हैं, जैसे वो कोई छूत की बीमारी हो। सफ़र के दौरान कावेरी जी बस यही सोचती रही कि मुझे कितने घर और देखने पड़ेंगे, इससे पहले कि समझ लूँ कि मैं कहीं भी स्वागत योग्य नहीं हूँ। मगर इस बार उनके भीतर अब कोई आशा बची ही नहीं थी। वो जानती थी कि फिर एक बार ठुकरा दी जाएगी। मुकेश का घर सबसे छोटा था, बस 2 कमरे, एक तंग गली में, जहाँ मुश्किल से रिक्शा भी नहीं निकल पाता था। मुकेश उनका चौथे नंबर का बेटा था, हमेशा सबसे सादा, जो कभी अपने भाइयों की तरह तरक्की नहीं कर पाया। वो एक छोटी वर्कशॉप में मैकेनिक का काम करता था। कमाई कम होती थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। जब उसने दरवाज़ा खोला और माँ को बैग लिए देखा तो उसकी आंखें भर आई। माँ आपको देखकर बहुत खुशी हुई, उसने कहा। तो कई हफ्तों बाद कावेरी जी को आज पहली बार लगा कि कोई मुझे सचमुच देखकर खुश हुआ है। मन में सोचा, शायद जिनके पास कम होता है वही ज़्यादा बांटते हैं। मुकेश की पत्नी मानवी ने भी उन्हें सच्चे प्यार से अपनाया। वो कम बोलने वाली सरल स्त्री थी। उसने उन्हें चाय दी और बोली, माँ जी हमारा घर छोटा है, पर आपके लिए हमेशा जगह है। उन्होंने कावेरी जी को एक कमरा दे दिया, जबकि वो दोनों अपने 2 बच्चों के साथ बैठक में फर्श पर सोए। कावेरी जी ने बहुत मना किया, पर मुकेश ने जिद की, माँ आपने हमें पाला है, अब हमारी बारी है आपकी देखभाल करने की। उस पर लगा कि शायद अब उन्हें अपना ठिकाना मिल गया है, लेकिन वास्तविकता जल्द ही सामने आ गई। पहले हफ्ते में ही महसूस हुआ कि उनकी मौजूदगी उनके लिए मुश्किल बन रही है। घर इतना छोटा था कि किसी को भी निजी जगह नहीं मिलती थी। बच्चे रसोई में पढ़ाई करते क्योंकि कमरा
अब कावेरी जी को मिल गया था। मानवी एक सदस्य और बढ़ जाने पर भी उसी खाने में काम चलाती। कावेरी जी ने देखा कि बहू अपने हिस्से का खाना कम खाती है ताकि सासू माँ खा सके। मुकेश काम से थका हारा लौटता, पर चैन से बैठने का भी कोना ना था, क्योंकि वो बच्चों के साथ बैठक की ज़मीन पर ही सोता था। दूसरे हफ्ते में बच्चों की शिकायतें सुनाई देने लगी। 10 साल का बेटा माँ से पूछता, माँ दादी कब अपने घर जाएंगी, मुझे अपना कमरा चाहिए। 8 साल की बेटी रात को रोती कि उसे बैठक में ठीक से नींद नहीं आती, और कावेरी जी उस छोटे से कमरे में बैठी सब सुनती रहती और खुद को उनकी तंग जिंदगी में एक बोझ महसूस करती। उन्होंने खाना छोड़ना शुरू कर दिया, दिखावा करती कि भूख नहीं है ताकि उनके खर्चे पर और भार ना बने। मुकेश ने ध्यान दिया कि माँ दुबली हो रही है, तो एक दिन पूछ लिया, माँ आप ठीक से खाना क्यों नहीं खाती? बेटा उम्र की वजह से भूख नहीं लगती। तो वो घबरा गया और बोला, चलो माँ आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। यह सुनकर कावेरी जी को लगा कि वो सच्चे दिल से माँ की परवाह करता है, पर उन्होंने बहू की आंखों में डर भी देखा। उन्हें डॉक्टर की फीस देने की भी ताकत नहीं थी। कावेरी जी उनकी ज़िंदगी में बाधा बन रही थी। तभी उनकी सबसे छोटी बेटी महक का फ़ोन आया, माँ बहुत समय हो गया आपको देखे, कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाऊं, बहुत याद आती है। यह सुनकर कावेरी जी मन ही मन बुदबुदाई, वही पुरानी बातें, कुछ दिन के लिए आ जाऊं, पर यह कोई नहीं कहता कि रहने के लिए आ जाऊं। उस रात मुकेश कावेरी जी के साथ छोटे से आंगन में बैठा तारे देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर था और कावेरी जी जो समझ गई थी कि कठिन बात होने वाली है। माँ उसने कहा, आप जानती हैं ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ दुखी हैं। सोचता हूँ क्यों ना आप कुछ दिन महक के पास चली जाएं। वो हमेशा आपकी लाडली रही है और उसके पास आपकी देखभाल करने की बेहतर स्थिति भी है। कहते हुए उसकी आंखें भर आई। फिर बोला, मैं देख रहा हूँ माँ कि आप खुद को तकलीफ़ में डाल रही हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। वो सही था। कावेरी जी खुद को भूखा रख रही थी, सब ठीक होने का नाटक कर रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो चली जाऊंगी। यह सुनकर मुकेश ने माँ को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, काश मैं आपके लिए बेहतर बेटा बन पाता। अगली सुबह मानवी ने आंसुओं के साथ कावेरी जी का हाथ थामकर कहा, माँ जी अगर मुझसे होता तो आप हमेशा यहीं रहती, पर ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई है। पोते पोतियों ने भी विदा लेते वक्त कहा, दादी जब आप शहर से लौटेंगी तो मैं अपना कमरा फिर से आपको दे दूँगा। बच्चे नहीं समझते कि जब आप एक बेटे का घर छोड़कर दूसरे के पास जाते हैं तो वो शहर नहीं बल्कि बेबसी होती है। मुकेश माँ को बस स्टॉप तक छोड़ने आया और दरवाजे पर तब तक खड़ा रहा जब तक कावेरी जी बैठ नहीं गई। बस चलने लगी तो कावेरी जी ने खिड़की से देखा तो मुकेश अभी भी हाथ हिला रहा था और बच्चों की तरह रो रहा था। उनके सारे बच्चों में मुकेश ही अकेला था जो सचमुच रोया था जब वो जा रही थी। बाकी तो बस दुख का दिखावा करते थे। वो वास्तव में टूट रहा था। महक के घर जाते हुए कावेरी जी सोच रही थी कि मेरा मुकेश बेटा ही है जो सबसे गरीब है, जिसने सच में मुझे रखने की कोशिश की। बाकी बड़े बेटे संजय ने सुविधा के लिए भेजा, विकास ने पत्नी के दबाव में और रिया ने पति के दबाव में, पर मुकेश ने मुझे प्यार से भेजा क्योंकि वो जानता था कि वो मुझे वो नहीं दे सकता जो मुझे चाहिए। विडंबना यही थी कि जिसके पास सबसे कम था वही सबसे ज़्यादा बांटना चाहता था। खैर कावेरी जी महक के घर के सामने पहुंची तो उसके बड़े से घर को देखकर खुद से कहा, कावेरी आखिरकार तुम उस जगह पहुंच गई हो जहां तुम्हारा स्वागत हो सकेगा।
महक उनकी सबसे छोटी बेटी थी, हमेशा से उनकी सबसे लाडली, जिसे सबसे ज़्यादा अवसर मिले। महक ने जैसे ही माँ की आहट सुनी तो दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही खोल दिया और फिर बैग लेकर माँ को कसकर गले से लगा लिया। माँ, आपको अपने पास पाकर बहुत खुशी हुई। घर अंदर से बहुत सुंदर था, अच्छे फर्नीचर, बड़ा टीवी, सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित थे। उसने कावेरी जी को एक कमरा दिखाया जिसमें अपना बाथरूम, डबल बेड और एसी था। ये आपका कमरा है माँ, और ये घर भी आपका ही है। कई महीनों में पहली बार किसी ने कहा था कि आपका ही घर है, यहाँ आराम से रहिए। पहले कुछ दिन कावेरी जी रानी की तरह रही। महक उन्हें अपने पड़ोसियों से मिलवाती और कहती, ये मेरी प्यारी माँ मेरे साथ रहने आई है। वो साथ खाना खाते, बैठक के बड़े सोफे पर टीवी देखते। ये सब देखकर कावेरी जी को मन ही मन सुकून मिल रहा था कि अब उन्हें अपना स्थान मिल गया है। पर दूसरे हफ्ते वो महक के पति पवन को जान पाई। वो एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था, अच्छा कमाता था, लेकिन उसके माता पिता हर रविवार को खाने पर आते थे। और पहली बार जब उन्होंने कावेरी जी को वहाँ देखा तो वातावरण में ठंडक सी भर गई। उसकी माँ ने मुश्किल से अभिवादन किया और उसके पिता ने तंज कसा कि बुजुर्गों के लिए स्वतंत्र रहना कितना ज़रूरी होता है। महक झेप गई, बात बदलने की कोशिश की, पर कावेरी जी साफ समझ गई थी कि ये सब दून के ऊपर कहे जा रहे हैं। अगले दिन ही दामाद पवन ने सीधे बोल दिया कि सासू माँ, हमारे परिवार में हमेशा माना गया है कि हर पीढ़ी को अपना अलग स्थान होना चाहिए। मेरे माता पिता भी तो कभी हमारे साथ नहीं रहते। इशारा साफ था। महक ने कहा, पवन, माँ किसी को परेशान नहीं कर रही। तो वो बोला, ये परेशान करने का नहीं, सिद्धांत का मामला है। तभी कावेरी जी को एहसास हुआ कि महक पर उसके ससुराल वालों का दबाव बढ़ रहा है। महक धीमी आवाज़ में अपने पति से बहस करती रहती और माँ के आते ही थम जाती। अब महक दिन प्रतिदिन तनावग्रस्त और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। कावेरी जी को महसूस हुआ कि उसकी मौजूदगी बेटी के वैवाहिक जीवन को बिगाड़ रही है, जैसे पहले रिया के साथ हुआ था। चौथे हफ्ते जो हुआ उसने कावेरी जी को गहराई तक अपमानित कर दिया। पवन ने कहा कि उसके दफ्तर के बड़े अधिकारी खाने पर आ रहे हैं, जो उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महक माँ के पास आई और बोली, माँ, क्यों ना आप मेरी एक सहेली के घर रात बिताने चली जाओ, यहाँ एक कामकाजी डिनर होगा। तो कावेरी जी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ को छुपाने वाली समस्या नहीं। तो वो रो पड़ी, माँ, ऐसा नहीं है, बस पवन इस डिनर को लेकर बहुत नर्वस है। कहता है कि अगर सब प्रभावित हुए तो प्रमोशन मिल सकता है। तभी कावेरी जी ने कहा, और एक बूढ़ी माँ बुरा प्रभाव डालती है। महक जवाब न दे सकी, बस रोती रही और बोली, माफ़ कर दीजिए माँ। उस रात कावेरी जी पीछे वाले कमरे में लेटी रही और बाहर से आई हंसी संवाद सुनती रही और सोचती रही कि मैंने अपने 5 बच्चों को तो पाल लिया, मगर अपना एक भी घर नहीं बना पाई। अगले दिन पवन ने कावेरी जी के पास आकर सीधा बोल दिया, सासू माँ, आप कुछ दिन के लिए कहीं घूमने चली जाइए। तो महक ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, माँ कहाँ जाएगी पवन? तो उसने तंज कसा, बाकी बच्चे भी तो हैं। आपका बड़ा भाई संजय हमेशा माँ का हाल पूछता है। वो उन्हें फिर उसी पुराने चक्कर में भेज रहा था जो पहले उन्हें ठुकरा चुके थे। कावेरी जी ने कहा, बेटा, मैं सबके घर जा चुकी हूँ, सबने मुझे भेज दिया। पवन चुप रहा, फिर बोला, सासू माँ, भेजा नहीं, बस सब मिलकर देखभाल बांटना चाहते हैं। बांटना जैसे मैं कोई सामान हूँ जिसे अलग अलग जगह रखकर इस्तेमाल किया जाएगा। कावेरी जी ने देखा महक पवन की तरफ गुस्से से देख रही थी। उस रात उन्होंने महक को अपने भाइयों से फ़ोन पर बातें करते सुना, जो सब मिलकर
माँ का भाग्य तय कर रहे थे, जैसे वो कोई वस्तु हो। महक अपने भाइयों से कह रही थी, भैया, मैं माँ को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, पवन रोज़ मुझसे झगड़ा करता है। माँ सुनती है तो अच्छा नहीं लगता। तभी संजय ने कहा, क्यों ना हम माँ को बांट लें, हर कोई 2.5 महीने रख ले। उसी शाम महक ने उनके पास आकर कहा, माँ, सबने सहमति बना ली है, हर कोई आपको साल में 2.5 महीने रखेगा, बारी बारी से। इस तरह से मदद करेंगे तो आप किसी पर बोझ नहीं बन पाओगी। बेटी, मैं बस एक जगह रहना चाहती हूँ, एक सच्चा घर। माँ, मैं समझती हूँ, पर क्या करूँ, मैं एकदम तंग आ चुकी हूँ। पवन मुझसे रोज़ झगड़ा करता है। इतना कहकर महक रोने लगी। बेटी, हर किसी की मजबूरी है, वरना मैं भी ऐसे धक्के खाते हुए नहीं घूमती। कावेरी जी ने कहा और मन ही मन सोचा कि मेरे 5 बच्चों ने मिलकर तय कर लिया कि मैं एक बोझ हूँ, जिसे बारी बारी झेला जाएगा। तभी कुछ सोचकर कावेरी जी ने कहा, बेटी, अपने बाकी के 4 भाई बहनों को यहाँ बुला लो, मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले दिन 4 भाई बहन भी आ गई तो कावेरी जी ने कहा, बेटा, मेरी 45 साल की सेवा का फल ये निकला कि मैं एक पुराना सामान बन गई, जिसे कोई भी अपने पास ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहता, इसलिए मेरा बंटवारा हो गया है। 5 बच्चों की नज़रें शर्म से झुक गई। संजय ने कहा, माँ, हम तो बस सबको जिम्मेदारी बांटने का तरीका दे रही हैं। जिम्मेदारी? कावेरी जी ने चीख कर कहा, जिम्मेदारी होती मुझे एक घर देना, एक ऐसा स्थान जिसे मैं अपना कह सकूं, ना कि मुझे हर 2.5 महीने में किसी और के सिर पर डाल देना। तुम जानते हो मैं तुम में से हर एक को बड़ा करने में कितनी रातें जागी हूँ, कितनी बार खुद भूखी रही ताकि तुम खा सको, कितने अपने सपने कुर्बान किए ताकि तुम्हारे पूरे हो सकें। और अब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अपने अंतिम वर्षों में बस एक कोना चाहिए, तो तुम मुझे ऐसा बोझ समझते हो जिसे बराबर हिस्सों में बांटना है, ताकि किसी एक पर ज़्यादा भार ना पड़े। महक रोने लगी। माँ, ऐसा नहीं है, हम आपसे प्यार करते हैं। प्यार? कावेरी जी ने कहा, तुम लोगों को मुझसे कोई प्यार नहीं है, तुम्हें बस समाज का डर है, दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने की मजबूरी और मुझे छोड़ देने का अपराध बोध है। तभी विकास बोला, माँ, आप जानती हैं कि सबकी परिस्थितियाँ कठिन हैं बेटा। तुम लोग होटल में एक डिनर पर उससे ज़्यादा खर्च करते हो जितना मुझे महीने भर रखने पर होता है। हर किसी के पास बहाना है। कावेरी जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सच्चाई ये है कि तुम्हें मुझ पर शर्म आती है। तुम्हें शर्म आती है कि तुम्हारी माँ बूढ़ी है, विधवा है, उसका अपना घर नहीं है और वो तुम पर निर्भर है। जब कोई खास मेहमान आता है तो तुम मुझे छुपा देते हो। तभी संजय बोला, माँ, आप बहुत अन्याय कर रही हैं। अन्याय? कावेरी जी फट पड़ी। अन्याय होता है 5 बच्चों को पालकर ये सोचना कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे और अंत में भीख मांगने जैसी हालत में उन्हीं के दरवाजे पर खड़ी होना। अन्याय होता है अपना पूरा जीवन दे देना और बदले में केवल तिरस्कार पाना। अन्याय होता है तुम लोग दिखावा करते हो कि मुझसे प्यार करते हो, पर असल में तुम बस चाहते हो कि मैं गायब हो जाऊं, लेकिन तुम्हारी अच्छे बेटे वाली छवि ना टूटे। तुम मुझे फेंकना चाहते हो और वो भी बिना शर्मिंदा हुए। तभी विकास ने धीमे स्वर में कहा, माँ, आप चाहती क्या हैं कि एक ही घर में रहना, पर किसके साथ है? तो कावेरी जी ने कहा, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अब किसी की ज़िंदगी में समस्या नहीं बनना चाहती। अब मैं बर्दाश्त की जाने वाली माँ नहीं रहूँगी। मैं अपने आखिरी वर्षों में गरिमा चाहती हूँ, जो तुम में से कोई नहीं दे सका। उन्होंने अपनी पुरानी अटैची उठाई और कहा, आज से तुम सब मुझसे मुक्त हो। अब मैं इस दिखावटी दान को प्यार नहीं मानूंगी। मैं एक ऐसा स्थान खोजूंगी जहाँ मुझे इंसान समझा जाए, सामाजिक बोझ नहीं। कहते हुए कावेरी जी दरवाजे की ओर बढ़ी
तो सब एक साथ उठ खड़े हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, पर जीवन में आज पहली बार कावेरी जी ने अपने लिए फैसला लिया और बिना अपने बच्चों की तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। 65 साल की उम्र में बिना घर बिना काम शहर की गलियों में भटकती रही, सोचती रही कि अब क्या करूं। एक क्षण को सोचा कि किसी वृद्धाश्रम का सहारा लूं, पर यह विचार आते ही घृणा हुई कि मैं अपना शेष जीवन उस जगह नहीं बिताना चाहती जहां वे लोग भेजे जाते हैं जिन्हें अपना ही परिवार त्याग देता है। वो एक पास की बेंच पर बैठकर सोचने लगी कि मुझ में अभी इतनी शक्ति तो है कि भीख मांगकर ना खाना पड़े। उसी समय बगल की बेंच पर बैठी एक उनकी उम्र की महिला एक युवती से कह रही थी, बेटी, मैं पिछले 3 साल से वृद्ध लोगों की देखभाल करती हूँ। ये इज्जत का काम है, मुझे स्वतंत्रता देता है और उन लोगों की मदद भी कर पाती हूँ जिन्हें सच में मेरी ज़रूरत है। वृद्धों की देखभाल उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। कावेरी जी ने झुककर पूछा, क्या इसमें काम मिल जाता है? वो बोली, अगर धैर्य और सेवा का भाव है तो हमेशा कोई ना कोई तलाश में रहता है। ईमानदार काम है, अच्छा पैसा देते हैं और कई बार तो रहने खाने का भी प्रबंध होता है। अगले दिन वो उसी रोजगार एजेंसी गई जिसका पता उस महिला ने दिया था। सामने वाली ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, सच कहूँ, सामान्य घरेलू काम में इस उम्र में मुश्किलें होती हैं, पर वृद्धों की देखभाल में परिवार अक्सर उम्र दराज लोगों को ही पसंद करते हैं जो जीवन का अनुभव रखते हों। जीवन का अनुभव, 5 बच्चों को पाल कर और सबकी ठुकराई हुई माँ, अनुभव तो मुझ में प्रचुर है। कावेरी जी ने मन में सोचा। तभी उस महिला ने कहा, एक परिवार को अपनी 80 वर्ष की दादी के लिए किसी साथी की ज़रूरत है जो साथ रहे, दवाइयाँ दे, हल्के काम में मदद करे और 3000 रुपये हर महीने के रहना खाना फ्री। कावेरी जी ने हामी भर दी और उस बुजुर्ग महिला सरला देवी से मिलने पहुंची जो 80 वर्ष की थी, पर दिमाग तेज और व्यक्तित्व दृढ़। वो कावेरी जी को देखकर बोली, तुम भरोसेमंद लगती हो। मेरे पोते कई उम्मीदवार लाई, पर तुम्हारी आंखों में वो पीड़ा है जो इंसान को सिखा देती है। कावेरी जी को पता नहीं था ये प्रशंसा थी या टिप्पणी, पर वो तुरंत उनसे जुड़ाव महसूस करने लगी। पहले दिन उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। 25 साल में विधवा, 4 बच्चे जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, पोते जो कभी कभार आते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे वृद्धाश्रम भेज दें, पर मैं अपने घर में किसी को वेतन देकर साथ रखना पसंद करती हूँ बजाय किसी अजनबी जगह अकेली मरने के। कावेरी जी ने उनकी पीड़ा पूरी तरह समझी। वो दोनों माएँ थीं जिन्होंने पाया कि बच्चों को पालना बुढ़ापे में सहारा नहीं बनता। पहले कुछ हफ्ते अनुकूल के थे। कावेरी जी उनको दवाइयाँ देती, खाना बनाती और अपने सुख दुख की बातें करती। वो उन्हें बराबरी का मान देती, बोझ का नहीं। एक दिन उन्होंने कहा, कावेरी, तुम पहली इंसान हो जो मुझे इंसान की तरह देखती हो, समस्या की तरह नहीं। 1 महीने बाद कावेरी जी के बच्चों को पता चला तो उन्हें वापस ले जाने के लिए सब चले आए। उनका बड़ा बेटा संजय बोला, माँ, इस उम्र में नौकरानी बनकर काम मत कीजिए। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं परिचारिका हूँ और महीने में पहली बार कोई मेरे काम का भुगतान करता है। फिर कावेरी जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। जब मैं हर दरवाजे पर कोना मांग रही थी तब किसी को परवाह नहीं थी। अब जब मैं आत्मनिर्भर हूँ, कमाती हूँ, तब तुम मुझे फिर घर ले जाना चाहते हो। तभी पास में बैठी सरला जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ मेरे जीवन का आशीर्वाद है। वो ममता से देखभाल करती है, साथ देती है और मैं उन्हें वेतन देती हूँ। ईमानदार काम कभी श्रम का कारण नहीं होता। शर्म की बात है माँ को त्याग देना। ये सुनकर 5 भाई बहनों की शर्म से नज़रें झुक गईं। कावेरी जी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो सारे भाई बहन अपना समूह लेकर वापस चले गए। उन्हें लगा था
कि माँ हमेशा उनके ऊपर बोझ रहेगी। पर जब उन्होंने देखा कि माँ उनके बिना भी अच्छा जी सकती है, उसकी भी कीमत है, तो वो बदलने लगे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब कावेरी जी सरला जी के साथ हंसी खुशी रह रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।